का एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, और फिर हर हवाले से सीएम में एक प्रोमिनेंट क्वालिफिकेशन थी कि एम्प्लॉयर का बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने पाकिस्तानी सीपीए भी किया, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी लिया और भी शॉर्ट कोर्सेज किए, बट सीएम में रिमेन फास्ट। मैंने सीआई का भी जो है पेपर पास किया हुआ है, ग्रेजुएट पेपर रहता है, बट सीएम में अगेन केम फर्स्ट। तो जब सब जगह से देख लिया कि भाई सीएम में कोई इतना रिस्पेक्ट मिलता है तो चलो ये भी कर लो। सो दैट्स अ रीजन ऑफ PCC is the key player at the moment. बाकी आप लोग अपने बारे में शेयर करो, बाकी इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक स्टार्ट करें सर। भाई आपके पीछे हवा का प्रेशर बहुत है। हाँ कमाल भाई शॉर्ट ब्रीफ दे, किधर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉर्ट ब्रीफ वाई सीएम में, वाई सीएम में फर्स्ट क्वेश्चन। Because now it's demand. Okay, again you are actually driven by demand. Yeah. So you are following which approach? JIT or MRP? JIT. JIT, nice. कमाल भाई। जी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कुछ प्रेजेंट करेंगे या मैं ही स्टार्ट कर दूं? नहीं आप ही करें, बस जो करना है। आप भी तो कुछ शामिल कीजिए ना। नहीं कमाल भाई सही सिंपल आंसर दे दिया ना आपको। चले जी शुरू करते हैं। थैंक यू। जी स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? स्लाइड्स आ रही हैं? Now slide is clear. ओके अभी Yes. अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, एक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है एंड वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट दिस फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सबसेट ऑफ MIS। ये क्वेश्चन भी है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या AIS बड़ा है या MIS बड़ा है। तो AIS इज अ सबसेट, अ सब मॉड्यूल ऑफ MIS। MIS एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर AIS आता है। AIS इज कंपोज्ड ऑफ टू human and capital resource within organization which are responsible for preparation of financial statement and information obtained from the collecting and processing company transactions। अभी क्या रहता है कि हम लोग जब भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, जितनी एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उस इंफॉर्मेशन को समराइज करके कुछ रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। वो जो रिपोर्ट्स होंगी वो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएंगी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पॉइंट ए को एड्रेस कर रहा है और जो बाकी एक्टिविटीज है वो पॉइंट बी को एड्रेस कर रहा है। इसके आगे AIS performs several important functions in organization. It collects and stores data about activities and business transaction. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जितना एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं
और वो रिकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए होती है कि हमें अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एक्टिविटी हमको भूल जाएगा कि ये क्या हुआ था कल, किधर गया। अगर आप पास्ट में देखें तो पास्ट में क्या होता था कि उस टाइम पे ये एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती थी मैनुअली और बहुत बड़े रजिस्टर्स पे लिखा जाता था कि आज क्या हुआ, लेजेस बनाए जाते थे। अब वो सेम एक्टिविटी को सिस्टम के अंदर हम डाटा के थ्रू इंसर्ट करते हैं और वो एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है और वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो रही होती है। इसके बाद पॉइंट भी है, इट प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स। वही डाटा, वही एक्टिविटी जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वही एक्टिविटी बाद में हमें उससे हम लेजर से हम फिर आगे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो इट्स आल्सो लिंक विद प्रीवियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। नंबर सी पे आता है, प्रोवाइड्स एडिकेट कंट्रोल टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे उसने जिक्र किया है कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो आप मैनुअल एक्टिविटी में कंट्रोल अप्लाई नहीं कर सकते। जब सिस्टम होगा तो ये कंट्रोल्स ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली दो तरह के कंट्रोल लगे होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंट्रोल और एक होता है सेकेंडरी कंट्रोल। प्राइमरी कंट्रोल के अंदर फर्दर 4 चीजें होती हैं, जिसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल है, जिसमें डिडक्टिव कंट्रोल है, कंट्रोल है और डायरेक्टिव कंट्रोल है। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कंट्रोल्स की तो आपको नजर आएगा, जिस तरह हम पीआर बनाते हैं, जो पीओ बनता है, दिस इज एड्रेसिंग द प्रिवेंटिव कंट्रोल। अगर सिस्टम नहीं होगा तो क्या ये चीज आपको नजर आएगी? यू कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्टिविटीज। ये कंट्रोल्स इसलिए जरूरी होती हैं, अगर कंट्रोल्स नहीं होंगे तो बहुत सारी मिस्टेक होने का खतरा होता है। मैनेजमेंट कंट्रोल्स इसलिए बनाती है, वो कंट्रोल्स बेसिकली चीजों को, फ्लो को और चेक एंड बैलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। अगर वो कंट्रोल्स रहेंगे तो आपका बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे मिस्टेक, एरर और फ्रॉड की जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अगर ये कंट्रोल्स नहीं रहेंगे तो ये मिस्टेक होंगी और इस मिस्टेक से होगा क्या कि आपका जो डाटा की जो इंटेग्रिटी है, डाटा की जो ट्रांसपेरेंसी है, डाटा की जो मिस्टेक्स वाले फैक्टर्स हैं वो ज्यादा होंगे। और आपकी जब डाटा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें मिस्टेक्स ज्यादा होगी, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। यू विल नॉट गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल्स। इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो? Yes, you are right. बिल्कुल, इसमें क्या रहता है कि अगर जो AIS है उसका बेसिक पार्ट है कि वो आपका AIS बेसिक, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फाइनेंशियल्स बनाने के लिए यूज होगा। आपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेनी है, AIS का जो प्राइमरी कोर ऑब्जेक्टिव है कि वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा और उसके साथ वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आएगी, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू आएगी। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है जो डे टू डे एक्टिविटीज है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो क्या बन रहा है, वो आपकी डेटाबेस बन रही है। नंबर 2 पे वो इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट जो ड्राइव हो रही है वो डिफरेंट तरीके से आ रही है, उसकी रिपोर्ट्स भी बन रही हैं। जो ये पॉइंट भी मैंने एड्रेस किया था, इट प्रोवाइड्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड रिपोर्ट्स दैट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जो डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो उससे रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं और वो रिपोर्ट्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। और तीसरे नंबर पे आप जो इस प्रोसेस के थ्रू काम कर रहे हो, इस पे कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं। वो कंट्रोल्स
आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारे रिस्क से सेव कर रहे हैं। चलें जी, स्लाइड 2 पे चलते हैं। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है एआईएस का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या रीजन है, क्यों ये सारा कुछ हुआ है। और इसको एक्सप्लेन करता है ACI CPA, जो CPA की कोर बॉडी है, वो इसको एक्सप्लेन कर रही है 5 पॉइंट्स के अंदर। तो कहती है आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैलिड ट्रांजैक्शन। For example, if a company internationally record fictitious sale, it can be overstated revenue and income. If a company forgets to record some expenses or understates the expenses at the year end, it can be overstated net income. अभी क्या रहता है कि अगर हम लोग ये एक्टिविटी को अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉपर्ली या मैनुअली, हमारा AIS स्ट्रॉन्ग नहीं है या हम मैनुअल काम कर रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी पे, मैंने पहले ये लास्ट स्लाइड पे बात की है, वो ट्रांजैक्शन जो आप भूल जाओगे या आप गलत रिकॉर्ड कर, या मीन्स के आपने रॉन्ग वे में रिकॉर्ड किए हैं, तो बाद में आपकी जो फाइनेंशियल समरी बनेगी उस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो ये इसलिए जरूरी है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस हो जो इस सारे एरर को खत्म कर सके। नंबर 2, प्रॉपर्ली क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब क्या रहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शंस में आपने देखा होगा डाटा, इस अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है। कौन सी क्लासिफिकेशन होती है? परचेजिंग का डाटा परचेजिंग में जा रहा है, सेल्स का डाटा जो है वो सेल्स AR की तरफ जा रहा होगा, जो पेरोल का डाटा है वो HR से पेरोल की तरफ आ रहा होगा। यानी इसके 2 फेज होते हैं। एक फेज वो होता है जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ लिंक होता है, क्योंकि सब फाइनेंस जितना भी है वो अकाउंट्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होता है। अगर सेल्स में कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो इनडायरेक्टली आपके AR को हिट कर रही होगी। अगर कोई परचेजिंग की एक्टिविटी चल रही है तो वो AP को हिट कर रही होगी और साथ में स्टोर को देख रही होगी। अगर पेरोल है तो HR से आप लिंक होगे पेरोल के थ्रू। तो ये सारी एक्टिविटी इनडायरेक्टली आके लिंक होती हैं जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट किस तरीके से लिंक होते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। नंबर 3, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन at their proper monetary value. For example, an account receivable that becomes uncollectible should be written off. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर एक सिस्टम रहेगा तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन है AR की जो हमने कलेक्ट करने थे पैसे और 365 डेज गुजर गया या 183 डेज गुजर गया, एंड वी हैव टू वेव ऑफ या उसका जो भी बैड डेट्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर मैनुअल होगी तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे एक नॉर्मल ERP के अंदर छोटे सिस्टम में 1000 से 1500 ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो अगर आप मैनुअल चलोगे तो मैनुअल में आपको ये समझ नहीं आएगी। रिकॉर्ड को पहली बात है उसको सेव करना, फिर उसको समझना, फिर उसको रिव्यू करना, ये 3 एक्टिविटीज हैं। बट हमें जो सॉफ्टवेयर है ये तीनों चीजें एक साइड पे एक टाइम पे देता है। आप जाते हैं, आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उस मॉड्यूल के अंदर रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट निकाल के यू विल एबल टू टेक द एक्शन। तो ये एक फैक्टर हमें हेल्प आउट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें एनालिसिस में हेल्प आउट करे। ये इस ऑब्जेक्टिव, इसके जो AI सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव्स को वो बता रहा है। नंबर 4 पे जाते हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, जब हम एक्टिविटी अकाउंटिंग्स में ये एक नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड होते हैं। हर फाइनेंशियल पीरियड की एक्टिविटी होती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं अपनी होटल इंडस्ट्री की, तो हमारे पास 12 फाइनेंशियल पीरियड होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टिल दिसंबर। ये 12 फाइनेंशियल पीरियड है। हर पीरियड की एक्टिविटी हर पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए।
कि ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके फाइनेंशियल पीरियड डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्री फाइनेंशियल पीरियड। इफ आई यू गो टू पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पे फाइनेंशियल पीरियड गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है जुलाई और उनकी क्लोजिंग होती है जून के अंदर। सऊदी अरेबिया में फाइनेंशियल पीरियड का स्टार्ट होता है जनवरी और वो क्लोज होता है दिसंबर के अंदर। आई थिंक इंडिया में भी अप्रैल से मार्च तक का रहता है कुछ। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं फाइनेंशियली वो इस पीरियड के अंदर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर अप्रैल की इनवॉइस आ रही है तो वो मई में पोस्ट हो, मई की इनवॉइस जून में पोस्ट हो। उससे क्या होगा कि आपका वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर आ रही है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी। एक्सपेंस अगर जिस मंथ में हो रहा है वो उसी मंथ के अंदर ही रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 5, properly present transaction and related disclosure in the financial statement. Properly present transaction and related disclosure in the financial statement. Failing to disclose the last three are considered liability and could mislead the data. अच्छा, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ये देखा कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी मिसाल के तौर पे आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन इनवॉइस जिसमें, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप एक इनवॉइस लेके आए हैं वो इनवॉइस उस जितनी अमाउंट है उस अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर आपने कम या ज्यादा रिकॉर्ड की और उसकी ओरिजिनल वैल्यू शो नहीं की गई तो वो भी प्रॉब्लम करती है। और मींस कि अगर डुप्लीकेशन का हम देखें तो डुप्लीकेशन हमने नंबर 1 में पढ़ा है। प्रॉपर्ली प्रेजेंट, जिस वैल्यू से आपने जो परचेज की है उसी वैल्यू की इनवॉइस होनी चाहिए, वही अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अगर आप वो इनवॉइस जो ओरिजिनल अमाउंट की आपने परचेजिंग की है वो नहीं करेंगे और कोई और अमाउंट डालेंगे तो बेसिकली वहां से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो रिलायबल नहीं होगी। तो ये इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो AICPA इसको एड्रेस करता है। 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मूविंग नेक्स्ट, इसमें जो अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स हैं उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है अकाउंट्स रिसीवेबल, नंबर 2 पे अकाउंट्स पेबल, जर्नल, बिलिंग, स्टॉक, योर इन्वेंट्री, ये स्टोर्स वगैरह के अंदर है, परचेजिंग है, सेल्स है, बुक कीपिंग है एंड फाइनेंशियल क्लोज मैनेजमेंट। अच्छा, ये आपको एक चीज मैं शेयर कर दूं कि जो सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं उनमें जो अभी तक 3 सिस्टम ऐसे हैं जिस कंपनी जो 3 सिस्टम बने हैं उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के अंदर है। वो नेक्स्ट स्लाइड पे उसको मेंशन किया गया है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। बेसिकली ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब किसी ने 2 बनाए होंगे, किसी ने 3 बनाए होंगे, किसी ने 1 बनाया होगा। तो ये जो पार्शियल मॉड्यूल्स पे कुछ सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं तो होटल के अंदर ओपरा यूज होता है और रेस्टोरेंट्स के अंदर POS यूज होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक एरिया को एड्रेस कर रहा होता है, अकाउंट सेल्स टू रिसीवेबल को, वो बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। इसी हिसाब से अगर सन सिस्टम ले लें हम तो वो सिर्फ और सिर्फ AP को एड्रेस कर रहा होगा, GL को एड्रेस कर रहा होगा, बाकी उसमें मॉड्यूल्स नहीं होंगे। SAP इस टाइम पे दुनिया में वाहिद सिस्टम है। SAP के बाद ओरेकल है, ओरेकल के बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आया है। ये 3 सिस्टम ऐसे हैं जिनमें ये सारे फीचर्स एक सिस्टम के अंदर मर्ज किए गए हैं। आपको सब एक्टिविटीज एक सिस्टम के अंदर मिलेंगी। बाकी जितने भी सिस्टम हैं इसके अलावा उनमें ये सारी एक्टिविटी आपको एक सिस्टम के अंदर नहीं मिलेंगी। इसका एक सिस्टम और जो डिफरेंट सिस्टम में फर्क क्या होता है? अगर आपका एक सिस्टम रन कर रहा है, अब एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है, वहां पे प्रोडक्शन भी चल रही है, वहां पे सेल्स की एक्टिविटी भी हो रही है, वहां पे पेरोल भी है, सब कुछ है। तो वो कंपनी चाहती है कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो एक सिस्टम के अंदर हो, इंटीग्रेटेड हो, ताकि एक एक्टिविटी अगर हो रही है वो मेन सिस्टम के अंदर जाए, वहां से मुझे
राइट करेक्ट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिले। अब ये जिस हिसाब से सर्विसेज सिस्टम डिजाइन करते हैं उस हिसाब से कॉस्ट भी होती है। अगर आप बात करें एसएपी की या ओरेकल की तो हर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी रीजन क्या है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उसकी कॉस्ट के साथ दूसरे नंबर पे जो उसका लाइसेंस काफी एक्सपेंसिव होगा। जो जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट से मुराद है कि उसका जो सर्वर हो गया, उस सर्वर के साथ जो रिक्वायरमेंट है, जो डाटा सेंटर आपने काम करना है उसके लिए बाकायदा आपको एक सोल्यूशन एक्सपर्ट परमानेंटली रखना पड़ता है। तो इस फैक्टर से हर कंपनी ये अफोर्ड नहीं करती, तो वो चले जाते हैं मिनिमाइज जो छोटे सिस्टम है उनके ऊपर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो ये जो फर्स्ट था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या है? ट्रेडिशनली द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज कॉल्ड a transaction processing system because its only concern was financial data and accounting transaction. Useful non-financial information such as time, day it occurred was collected and processed out of the accounting information system. It was difficult to effectively integrate data from financial and non-financial system and to eliminate the data redundancy. अच्छा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली है क्या और ये काम कैसे करता है? जो लास्ट स्लाइड थी नंबर 3, इसको जब हमने देखा, इसमें जितने भी ये सेटअप्स हैं, ये सेटअप लिंक होते हैं जब एक सिस्टम के साथ आपको एक सॉल्यूशन, सब चीज का सॉल्यूशन, जिसमें आपको पेरोल मिल रहा है, जिसको आप सेल्स अकाउंट रिसीवर मिल रहा है, परचेजिंग मिल रही है, और वहीं से रिपोर्ट बन रही है, वहीं से प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज को कवर कर रहा है। तो ये आपका बनता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आपका जितना भी सिस्टम है, जो भी सेटअप चल रहा है, वो बेसिकली ट्रांजेक्शंस, आप डाटा मुख्तलिफ जगह से एंटर हो रहा है, एंटर होने के बाद वो डाटाबेस के अंदर जा रहा है और वहां से आपकी जो फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होंगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा और उससे आगे की तरफ जाएगा। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये एक्टिविटी हाउ इट्स वर्किंग, हाउ इट्स परफॉर्मिंग। जब भी कोई अच्छा ईआरपी सिस्टम होगा तो सब बात होती है उसके कोड के ऊपर। जो कोड वो डिजाइन किया गया होता है उसमें जितना एडवांस कोड होगा, डाटे को उतना अच्छे तरीके से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसमें मेन चीज होगी प्रोसेस करना, और उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन है विदाउट एनी एरर देना। अब कुछ सिस्टम होते हैं जिसमें बग्स आ जाते हैं, आप डाटा एंटर कर रहे हैं, आपको करेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलती, तो वो सिस्टम जिसमें इस तरह के बग्स आते हैं, दैट सिस्टम इज नॉट रिलायबल। जब आप बात करते हैं अच्छे सिस्टम की, तो अच्छे सिस्टम में क्या होता है कि जब भी आप डाटा एंटर कर रहे हो तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके फ्री ऑफ एरर्स दे, फ्री ऑफ एरर और क्विक इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिले। आपको एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा करंटली एसएपी की। एसएपी में रिसेंटली एक प्रॉब्लम चल रहा था फ्रॉम 2005-2006 से, कि उसमें जो रिपोर्ट्स थी, जो लोग एसीसी पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पे रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, और रिपोर्ट्स अगर आपने 2 साल बैक का डाटा लेना है या रिपोर्ट्स लेनी है तो आपको वो रिपोर्ट्स ऑन टाइम नहीं मिलती थी। यू हैव टू वेट, यू हैव टू आस्क समवन इन आईटी कि वो मुझे फलां ईयर का डाटा चाहिए। तो मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी डाटे की विजुअलाइजेशन या उस डाटे को रिव्यू करना या एनालाइज करने के लिए। दे हैव टू वेट इट। फिर उन्होंने उस सॉल्यूशन को, उसी सिस्टम को एक्सटेंड करके उसका एक मॉड्यूल निकाला जिसमें वो डाटा रिकॉर्ड करते थे और डाटे को मूव करते थे एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर, एक सेपरेट सर्वर के अंदर, वहां से वो डाटा विजुअलाइज करते थे क्विकली। बट दिस प्रोसेस गोइंग ऑन, बट as the SAP is expanding, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। In 2011 they bring their own database which is HANA database, and आफ्टर HANA database ये प्रॉब्लम काफी हद तक एलिमिनेट हो गया। उसमें एक तो प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ, सेकेंडली जो डेटाबेस की जो डाटा रिकॉर्डिंग, अब
एक और चीज आ जाती है कि अगर इफ यू आर वर्किंग विद अ डेटाबेस हु इज टेकिंग मोर स्पेस, it's hard for you to arrange a big servers because you need additionally cost. They design a new database which take low space, more data. S/HANA is created in 2011 for this purpose, which is the highest advanced database which take less space with high data. अभी जो डाटा 10 GB या 15 GB या 20 GB का था वो MBs में आ गया उसके अंदर, और उसकी जो रन टाइम थी, जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बढ़ गया, एंड दे आर गोइंग टू चेंज एप्लीकेशन एज वेल। तो ये एग्जांपल थी डाटा की कि कोई ऐसे जो भी ERP इम्प्लीमेंट होता है उस ERP के अंदर पहली चीज कि उसके अंदर जो बग्स हैं, एरर्स हैं, वो नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, इफ यू वांट टू सी और एनालाइज रिपोर्ट्स, उसका वो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्विक होना चाहिए। थर्ड, उसमें जो जो फीचर्स हैं एज ए पैकेज यू हैव टू गेट इट ऑल इन वन। ये नहीं है कि भाई मेरे को सेल्स मिल रहा है तो मेरे को परचेजिंग के लिए कोई और सिस्टम चाहिए, पेरोल के लिए कोई और सिस्टम चाहिए। अगर वो चीज कंडीशंस अप्लाई होंगी तो इट्स नॉट बी ERP, फिर वो एक मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर होगा जो चलेगा। अभी क्या होता है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं इन फॉर एग्जांपल इन होटल इंडस्ट्री मोस्टली स्टिल टुडे वी आर यूजिंग 4 applications for different purpose. We are using payroll separately, we are using purchasing separately, we are using sales separately, and we are integrating all this application to one, which is converting this all information into one. तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम ERP ही बोलते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेटेड ERP है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सेट पैकेज के अंदर नहीं मिल रही। मूविंग टू नेक्स्ट, enterprise resource planning system are designed to overcome those problems. They integrate all aspects of company operations with the traditional information system. For example, when an order is entered, transaction data automatically flows to the all effect parts of the company. Like आप for example, अगर एक तरफ से डाटा एंटर हो रहा है तो वो डाटा विदाउट एनी रेजिस्टेंस मूव होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए बाकी एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर एक डिपार्टमेंट है वो अगर रिक्वेस्ट एंटर कर रहा है PR, तो वो परचेजिंग तक विदाउट एनी रेजिस्टेंस मूव होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट अगर वो मीट कर रहा है, और इसी तरीके से अगर मेरे को अगर कुछ देखना है, आई मीन सिटिंग इन अकाउंट्स, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है लेट्स सपोज फ्रॉम AP साइड कि क्या वो पेमेंट जो उन्होंने प्रोसेस की है या कोई पेमेंट रिक्वेस्ट डाली गई है तो वो क्या विदाउट एनी रेजिस्टेंस मूव हो रही है, विदाउट एनी प्रॉब्लम चीजें मूव हो रही हैं। इट विल फर्स्ट रिड्यूस द एफर्ट ऑफ स्टाफ, जिसमें आप ये देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है अपनी एक्टिविटी के लिए, हर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए। जब वो इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेगा तो वो इंफॉर्मेशन जब इंसर्ट की जाती है तो नेक्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन के लिए। तो ERP हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारा वर्क बर्डन कम कर देता है when we are working through one ERP. लास्ट में इसका 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। collect and store important non-financial data such as the time and activity occurred, integrate the financial and non-financial operating data as both as required for proper and complete performance evaluation, collect and store data from external source such as data about customer satisfaction to determine if the company is meeting its customer requirement and expectation. इसमें जो फर्स्ट है वो कहता है collect and store important non-financial data such as the time and activity occurred. अच्छा, बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन हमें हेल्प आउट करती है डिफरेंट डायमेंशंस में। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी सेल्स का डाटा है तो सेल्स के डाटे में जब भी कोई कस्टमर आ रहा है तो वो कस्टमर जब उसकी इंफॉर्मेशन
जा रही होगी तो हमें उससे आइडिया होता है कि हमारे बिजनेस की सेगमेंटेशन हाउ इट्स वर्किंग। अगर हमारे बिजनेस की सेगमेंटेशन का डाटा हमारे पास होगा तो वी कैन प्लान बेटर। बेसिकली ईआरपी इज not only giving us information, it's also helping us in different dimensions कि जिसमें हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की फोरकास्टिंग को देख सकते हैं कि हमारा कौन सा सेगमेंट इज परफॉर्मिंग वेल। या अगर हम अपने बिजनेस को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंटेशन में तो वी कैन इन अ पोजीशन टू टेक बेटर डिसीजंस कि मेरा ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई हैव टू फोकस ऑन अदर वन व्हिच इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ये जो पहला है ये एड्रेस करता है नॉन फाइनेंशियल डेटा का विच इज हेल्पफुल इन planning related to financial activities. Second, integrate financial and non-financial operating data as both are required for proper complete performance evaluation. Again, जब आपके पास financial and non-financial data होता है, then you can use it for different purposes कि आप अपने जो KPI सेट करते हैं उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट करके अपने डिफरेंट एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं which help you in the future planning and decision making. अच्छा अनिश भाई जी जस्ट अ क्विक क्वेश्चन जी सर। ये सॉरी नॉट अ क्विक क्वेश्चन, जस्ट अ क्विक अपडेट। सैयद नवीद साहब, now you just take your part and give something about the AIS, what you have understood as of today. हेलो, क्या हुआ आजम भाई? आजम भाई, are you there or no? अच्छा, सबके लिए I have sent a 10 question set for the AIS, 12 question that is from the Hawk. Okay, can can we go through with the fast, because we got the little bit idea about the AIS, but like what Anis bhai has explained, most of the thing is being covered there. Just I send you this question set. Can you, everyone take it for 5 minutes and we will solve it together. And that is purely on from AIS. मिराज भाई विल सॉल्व आफ्टर। ठीक है, इसमें डेट रेंज इसलिए होना चाहिए ताकि ये कंपैरिजन हो। रिपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड एंड हार्ड कॉपी, यानी प्रिंट भी करके भेज सकते हो, एक्सेल में भेज सकते हो, ग्राफ बना के भेज सकते हो, किसी भी फॉर्म में रिपोर्ट को आप भेज सकते हो। ठीक है, तो रिपोर्ट बेसिकली इंटरनल यूज के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अंडर द वैल्यू चेन एनालिसिस डेवलप बाय माइकल पोर्टर। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अनीस भाई ने एआईएस को कवर तो किया, बट अनीस भाई ने बुक को रेफर नहीं किया था अपना स्लाइड बनाने के लिए, अदरवाइज ही वुड हैव कवर्ड दिस पॉइंट। माइकल पोर्टर का पॉइंट उसमें था बुक में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये इसमें बुक्स में था, बुक में था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट इनपुट। आप हॉक की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, ओके ओके, मैं हॉक को नहीं किया, मैंने सार्जेंट को देखा था। हाँ, तो ये थोड़ा सा चीज छूट गया। ठीक है ठीक। और माइकल पोर्टर के तकरीबन 5 या 6 सवाल है। अब जनरल लेजर को डिफाइन करना है, इसके लिए तो कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। जनरल लेजर को कैसे डिफाइन करते हैं जी? बोल रहा है जहां नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ ट्रांजैक्शन फाइल, एन अकाउंट नंबर are stored in a transaction file in which the customer payment is recorded when it is received. दूसरा, accounts are numbered using the random codes, उसको account number बोलते हैं, या फिर contain all the transaction recorded in the accounting information system through any of the journal modules or directly through the JV, जो इसको बोलते हैं जी लेजर। जनरल लेजर जो होता है जिसमें किसी मॉड्यूल के थ्रू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं या फिर आप जेवी पास करते हैं, तो इसका आंसर होगा जी सी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इन एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम देयर इज अ इंफॉर्मेशन सच एज द लेजर। ठीक है, ये लेजर, लेजर अकाउंट, लेजर का नंबर, कस्टमर अकाउंट,
नंबर और कस्टमर का हिस्ट्रीज रहेगा, तो इस पूरे स्टोरी में कौन सा चीज कहलाएगा वो? जनरल लेजर में सर। ठीक से बोले। मास्टर डाटा, हमको क्यों लग रहा है कि मास्टर होगा? मास्टर फाइल्स रहेगा सर। भाई चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ खोज रहे भाई? चार्ट ऑफ अकाउंट तो हायरार्की को डिफाइन करता है बस। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर द आउटपुट ऑफ द एआईएस। एआईएस का इसमें से आउटपुट बताना है। तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट है, परचेज रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट है, दूसरा पेरोल टैक्स रिपोर्ट है, चौथा कस्टमर एआर एजिंग्स है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट है, चौथा रॉ मटेरियल है। बताना है इसमें से कौन सा जो है एआईएस में आता है। बी सर। 1 2 3 बी आता है जिस समय, क्योंकि ये कंप्लीट ये पैकेज है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई अगर मॉड्यूल होता तो हो सकता है किसी एक चीज को एड्रेस करता, बट चूंकि एआईएस इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू चेन डेवलप्ड बाय द माइकल पोर्टर विच इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज। एक्चुअली माइकल पोर्टर का जो एक्टिविटीज है वो कैसे है? प्रोक्योरमेंट नहीं है जी, ऑपरेशन। ठीक है। प्रोक्योरमेंट जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है, ठीक है जी। तो ऑपरेशन जो है नहीं, ऑपरेशन जो है इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है माइकल पोर्टर की। चूंकि माइकल पोर्टर जो है आपको बुक से जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा माइकल पोर्टर को। इनबाउंड आउटबाउंड और सेल्स ऑपरेशंस निवास भाई। जी 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 जी, ये प्राइमरी हुई और बाकी के सेकंड। जी जी, बाकी इसके अलावा जो भी है वो आपके सेकेंडरीज में आते हैं। इसको बुक से रेफर करना पड़ेगा क्योंकि ये बुक पे है। एआईएस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। एआईएस में जो अकाउंटिंग एंट्री में जब आपको कुछ रिकॉर्ड करना है उसके लिए आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ये वाला। पेपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो चीट कैश में हम लोग जो पेटी कैश परचेज करते हैं तो कहाँ जाके हम लोग उसको बोलेंगे भाई मेरे सिस्टम में इनपुट डाल दो, वो जो प्रिंट देता है वो भी मेरे लिए इनपुट होता है, तो वो पेपर हो जाता है। इनपुट को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारा वेंडर इनवॉइस भेजता है दैट इज ऑल्सो द इनपुट फॉर आवर एआईएस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बोलता है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस के एक्टिविटीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसमें से कौन सा, जैसे कि सेल्स का ट्रांजैक्शन चाहिए, परचेज इन्वेंटरी चाहिए, दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो इसमें से कौन सा चीज आप यूज करेंगे? मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन, चार्ट ऑफ अकाउंट, जनरल लेजर। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन जनरल लेजर और जनरल लेजर। जीएल डम जो जनरली जब आप लोग कभी ऑडिट कराते होंगे तो आप लोग से जीएल डम मांगता है। जीएल डम इसलिए मांगता है कि वो आपसे इंडिविजुअल लेजर नहीं मांगे, क्योंकि जीएल डम से वो लेजर भी बना लेगा, वो इंफॉर्मेशन भी निकाल लेगा, और अगर कुछ ट्रेल चेक करना है कहाँ से आया वो भी चेक कर लेगा। तो जो ट्रांजैक्शन फाइल होता है वो एक्चुअली जीएल डंप होता है। चले जी, 11 में कुछ सवाल दें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में कौन सा लाइन सही नहीं है? ये थोड़ा सा पढ़ के देना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल थोड़े से बड़े हैं। Which of the following system is not true? A statement is not true about the AIS. सबसे पहले ये बोल रहा है कि सिस्टम जो होगा वो एरर फ्री होगा। सिस्टम में हमने क्या बोला था, जैसा क्वालिटी ऑफ इनपुट दीजिएगा वैसा क्वालिटी ऑफ आउटपुट दे देगा, और सिस्टम में एरर हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टम एरर फ्री हो, ये बात इनकरेक्ट है। ठीक है,
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोलता है? आफ्टर अ सिस्टम अपग्रेड देयर आर सम कंसर्न अबाउट वेदर और नॉट द रिसेंट सेल्स वेयर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड द करेक्ट क्वांटिटी एंड द dollar amount. One of the staff accountant has received all the cash register received from the sale floor and is not sure about where to look the accounting information system. कहाँ पे वो चेक करेगा accounting information system में to verify the received matching with the data in the system? तो ये सारा काम करने के लिए उसको कहाँ देखना पड़ेगा, बताइए जी? ट्रांजैक्शन फाइल में। ट्रांजैक्शन फाइल में, क्योंकि देखिए मास्टर में तो उसका पूरा बेस इंफॉर्मेशन होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट में हायरार्की डिफाइन होता है, एआईएस तो का डेटाबेस का एक्सेस यूजर्स को नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फाइल में अगर वो देखेगा देन ही कैन इंश्योर इट। इसका मतलब ये है कि जो आज आप लोगों ने जितनी अभी डिस्कशन में सुनी थी वो डिस्कशन जो है आपके एग्जाम को आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए मैंने दिया था आज ये टास्क कि अब नेक्स्ट क्लास में जो बंदे प्रिपेयर करेंगे वो थोड़े डिटेल्ड प्रिपेयर उनको करने की जरूरत है ताकि यू कैन आंसर द क्वेश्चन। डिटेल करें और बुक को रेफर करें सर। डिटेल्ड का मतलब बुक को रेफर करके करें, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है बुक के अंदर से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के डिस्कशन में ऑल टुगेदर में अगर आप बहुत अच्छे से अगर सुना होगा या समझा होगा तो मुश्किल से आप 2 या 3 आंसर कर सकते थे, वो भी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। तो यानी कि अनीस भाई ने बहुत अच्छा बनाया, बट उसमें जितनी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करनी थी उन्होंने नहीं करी है। एक्चुअली अनीस भाई ने मेन टॉपिक दोनों उठाए हैं, वो दोनों पे ही किया है काम। उसके अंदर जो बाकी चीजें थी उनको नहीं टच किया सिर्फ। आज में इसमें अगर आप ईआरपी के अंदर जाए ना, इन डेप्थ जाए, तो जो मेजर चीजें हैं इसमें, जो ये जितनी भी बात हो रही है ट्रांजैक्शन मास्टर डाटा, ये इनसाइड यानी कि ईआरपी के अंदर है। मैंने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है दोनों का। नहीं तो देखिए अभी हम लोग के पास और 3 सेशन है ना भाई। जी जी। अगला सेशन किनका है? अगला सेशन आई डोंट नो किसका। मेरा सारा का ताहिर भाई का। हाँ ताहिर भाई का है। ठीक है, ताहिर भाई और सारा का है। तो अगला सेशन जब वो करेंगे तो वो इतना डिटेल में करें कि सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड फ्रॉम देयर डिस्कशन। आराम से छूट गया। देखिए इतना डिस्कशन का ये बेनिफिट तो होना चाहिए कि आपका दिमाग इस बात को रिटेन कर ले। कमाल भाई जो है आज उन्होंने हमसे वो ले लिया है, तो आज हमने ईआरपी का क्वेश्चन नहीं टच किया है। अभी तक सिर्फ हमने एआई का इंफॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन आज टच किए थे, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया। आप कमाल भाई को सेव कर रहे हो, ठीक नहीं है भाई। कमाल भाई, नाउ यू हैव टू कम एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सॉरी, आई कांट हेल्प। Now you have to come and protect yourself भाई। You have to give the correct reasoning। सर मेरे पैर में दर्द था, मैं चल नहीं पाया। नॉट पेन वो स्कूल वाले एक्सक्यूज जो होते थे। जी सर, वही। अच्छा देखिए, मेरा एक्चुअल में मेरे कहने का 2 पॉइंट था। एक ये था कि आज मैंने सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के सवाल टच किए हैं और आपको जो 15 सवाल भी करने दिया है वो भी इसी के हैं। तो अगर आप मेरे को कर लेंगे तो वो बेहतर है, वरना मैं उसका फीडबैक भेज दूंगा। दूसरी बात, सेकंड क्लास में जो हमारा डेटा गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि आप इस लेवल पे प्रिपेयर हो कि आप 45 मिनट्स अगर आप लेते हैं तो यू आर कवरिंग द थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो मैं ये अब हर लोगों से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब भी आप प्रिपेयर करो, आप एक बार हॉक को बकायदा सामने रखो और आप जो रेडी कर रहे हो वो चेक करो कि हाँ भाई ये सारी चीजें वहां कवर हो रही हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हेल्प के लिए, देन आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एज वेल, कि वो सारे क्वेश्चन शुड बी एड्रेस फ्रॉम योर डिस्कशन। क्योंकि
सेक्शन बिना डिस्कस किए आप याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अभी का 15 सवाल है, अभी मैं 15 सवाल करवा रहा हूं, आपको 5 मिनट टाइम देना है। ताहिर भाई ने करा हुआ है, तो ताहिर भाई 2-4-5 मिनट ऐश कर सकते हैं, बाकी लोग को नहीं करने का टाइम है ये सवाल का। ये वाले सवाल भी मैं अभी डिस्कस करा दे रहा हूं ताकि मैं नेक्स्ट डे पे कुछ भी नहीं रखूं। मैं चलूं? सर नहीं दिख रहा। जस्ट 1 सेकेंड। तो मेरे सही कितने? हाँ जी, सवाल नंबर 1 के आपके आंसर्स आपको पहले से पता है, तो इसमें कोई मजीद कोई मसला नहीं है। बोला है कि अगर सीएफओ चाहता है कि वो किसी एक बंदे का सैलरी अपडेट करे तो वो क्या करेगा, उसका जाके मास्टर फाइल को अपडेट कर देगा, जो कि आपको पता है। दूसरा बोल रहा है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में इसमें से बताना है कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है। तो इसमें जो टेक्निकल डेवलपमेंट, ये भी आपके रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपने बता दिया था। दूसरे तीसरे सवाल थे विच स्टेटमेंट इस आउटपुट के लिए, आउटपुट से रिलेटेड इसमें कौन से चीज करेक्ट नहीं है। तो ये भी सवाल आपके रिपीटेटिव थे, इंटरनल रिपोर्ट्स और एक्सटर्नल रिपोर्ट वाले। बट ये सवाल रिपीटेटिव नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू टू कैश साइकिल। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा रेवेन्यू टू कैश साइकिल का पार्ट नहीं है, यानी हर लाइन को आपको पढ़ना है समझ के। क्वेश्चन नंबर 4 को लाइन को आपको पढ़ के समझना है। रेवेन्यू से कैश के बीच के साइकिल में फॉल नहीं करता। ये 3 और 5 लग रहे हैं मेरा भाई। 3 और 5 प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो, चेकिंग इन्वेंट्री वेदर द ऑर्डर आर स्टॉक, क्योंकि इसमें कैश का कोई बात नहीं है। यानी और सर 4th भी है 6-1। 3 और 5 प्रिपेयरिंग चेक इन पेमेंट ऑफ सप्लायर, ये भी नहीं है जी सर। और viewing credit application approval for establishment credit term, नहीं, वो है क्योंकि Credit उससे जितना क्या होता है, हाँ वो है, इसलिए कि रेवेन्यू कंप्लीट होने के लिए ये जरूरी है। मतलब आप अपना रिव्यू, क्योंकि आप उससे कब कैश मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसके लिए आपको क्रेडिट टर्म चेक करने पड़ेंगे। ये एआर का पार्ट है ना? हाँ, एआर का पार्ट है, लेकिन ये भी whether the item ordered in stock and following upon, यानी ये रेवेन्यू कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस है। यानी 3 और 5 जो है वो रेवेन्यू टू कैश साइकिल का हिस्सा नहीं है। 3 और 5 हिस्सा नहीं है, बाकी सब हिस्सा है। 3 और 5 रेवेन्यू साइकिल का हिस्सा नहीं है। इसको भी समझने के लिए आप एक बार बुक को भी रेफर कर लीजिएगा, वहां पे बकायदा एक चार्ट की तरह बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट, क्या क्या चीज उसमें है क्या क्या नहीं है। तो देखिए, पहला प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो नहीं है उसमें, दूसरा प्रिपेयरिंग चेक फॉर द सप्लायर्स नहीं है उसमें, ठीक है, बाकी सारे चीज है, ठीक है। आइए, जब ये भी एक सवाल है जिसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा सवाल है जी आपको? यहाँ बोला है कि एक फाइनेंसिंग प्रोसेस है, यानी फाइनेंसिंग प्रोसेस जिसमें बजट बनते हैं, चीजें बनती है, is responsible for acquiring the financial resources by borrowing the cash, selling stock or selling stock, for investing financial resources. The accounting information system that is used as a part of the financing process
हैज इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज इनपुट ऑन द फाइनेंशियल साइकिल एंड क्लासिफाइड एज आउटपुट फॉर द फाइनेंशियल साइकिल। तो इसमें से मेरे को इनपुट और आउटपुट पता करना है। तो पहला पेपर चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ये क्या है मेरे लिए? इनपुट है। कैश कलेक्शंस एंड डिसबर्समेंट सैलरी, ये क्या है मेरे लिए? आउटपुट। आउटपुट है सर। क्यों? कैश कलेक्शन इनपुट हो, इनपुट है। इनपुट है सर, इनपुट है सर। फाइनेंसिंग साइकिल के लिए इनपुट है आउटपुट है, क्योंकि डिसबर्समेंट समरी कैश कलेक्शंस ये हम डिसाइड करेंगे किसके ऊपर? आपके पास जितना कैश अवेलेबल होगा उसके अगेंस्ट आप डिसाइड करेंगे। तो जो पैसा आएगा उसके अगेंस्ट में आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। कलेक्शन जो डिसाइड होगा वो किस पे डिसाइड होता है? वो आपके कस्टमर की जो पेमेंट साइकिल होती है ना उसके ऊपर डिसाइड होता है, और डिसबर्समेंट भी आपके पास अवेलेबल फंड होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो यानी ये जो फाइनेंसिंग प्रोसेस है इसके अंदर ये जो चीज है ये आउटपुट में क्लासिफाई होता है। कैश बजट किधर क्लासिफाई होगा? कैश बजट में काम क्या होता है? हाँ, जब प्लानिंग आउटपुट का होगा तो उसमें हम बेसिकली हम ये आउटपुट में रखेंगे ना जी इसको। आउटपुट क्या जाएगा सर? रेमिटेंस एडवाइस रिसीव्ड विथ चेक फ्रॉम कस्टमर, इनपुट है। इनपुट है। ये इंफॉर्मेशन ऑन डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड, आउटपुट है। बैंक स्टेटमेंट, इनपुट है जी इनपुट है ये, बैंक क्योंकि यहाँ से आपको आता है ना इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बैंक स्टेटमेंट से एज ए इनपुट मिलता है ना। अभी क्योंकि कैश बजट में आप एक्सपेंस खर्चा प्लान करते हैं ना जी, जैसे एलपीटी कैश एक्सपेंस बजट करते हैं मंथली वाइज। हाँ। अभी एक कॉम्बिनेशन कौन सा है इसमें हमारे पास? सी सर। उसके बाद बोल रहा है कि इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस प्रोसेस फॉर विच द ट्रांजेक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड सच एज ऑब्टेनिंग आइटम एंड सर्विस, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड मैनेजिंग पेमेंट, इस सारे काम को क्या बोलते हैं? obtaining items and service, managing inventory and managing payment। तो ये सारे साइकिल क्या कहलाते हैं जी? ऑपरेटिंग में आएगा तो बिजनेस साइकिल। ये सारे साइकिल जो होते हैं ये सारे ट्रांजैक्शन के साइकिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जिस वक्त आंसर किया था उस वक्त मैंने भी ऑपरेटिंग लिखा था। देखिए मेकिंग पेमेंट्स तो फाइनेंसिंग भी हो सकता है, so maybe that's देखिए ऑपरेटिंग साइकिल और फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन साइकिल में, ट्रांजैक्शन साइकिल जो है सबको इंडिविजुअली, ये वाला जो है ऑब्टेनिंग आइटम एंड सर, ये जो देखिए ना बता रहे हैं यहाँ पे बोल भी रहा है कि AIS में अ बिजनेस प्रोसेस फॉर विच द ट्रांजैक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड, जैसे ऑब्टेनिंग एन आइटम एंड सर्विस। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ऑपरेटिंग एंड बिजनेस साइकिल, एक मिनट भाई।
Just let me check 1 minute. अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ डेज की स्टडीज करते हैं, कितना दिन लगेगा हमको अपने पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, रॉ मटेरियल को लाके इन्वेंटरी में कन्वर्ट करके, यानी रॉ मटेरियल का जो इन्वेंटरी लाके उसको सेल में कन्वर्ट करके, सेल से कैश लेके, कैश से एपी वाले को पैसा देंगे, ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में आता है। या 365 days or 1 year, हाँ, whichever is हाँ। longer. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। ठीक है, लेकिन ये वाला बोला है कि आपने आइटम या सर्विस रिसीव करी है, आपको इन्वेंटरी मैनेज करना है, तो ये सारे जो क्या है, एंड मैनेजिंग मेकिंग द पेमेंट, तो ये सारे जो हो गए वो एग्जांपल हो गए ट्रांजैक्शन साइकिल के, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल इज रेफर्स टू द डेज required for a business to receive the inventory, is current asset, and then consisting raw material, finished goods, sell the inventory, collect the cash and sell the inventory. ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब ये बताता है कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पेरोल साइकिल हैज अ इनपुट एंड आउटपुट। क्लासिफाई करना है इसमें से किसके लिए, ये ह्यूमन रिसोर्स एंड पेरोल साइकिल के लिए, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। इसमें से कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए, सबसे पहले बोला है पर्सनल एक्शन फॉर्म डॉक्यूमेंटिंग पर्सनल एक्शन फॉर्म्स डॉक्यूमेंटिंग हायरिंग ऑफ एम्प्लॉई, चेंज इन एम्प्लॉइंग पे रेट्स एंड पे एम्प्लॉइज स्टेटस। ये हमारे लिए क्या होगा जी, इनपुट होगा आउटपुट होगा? इनपुट होगा सर ये। Employees listing shows the current employees information such as the home address. Input. The time sheets. टाइम शीट भी इनपुट है। टाइम शीट भी इनपुट है जी सर, हाँ तो वो इनपुट होगा। टाइम शीट भी इनपुट है भाई। तो पेरोल डिडक्शन ऑथराइजेशन फॉर्म है, पेरोल अमाउंट रजिस्टर, लिस्टिंग, ग्रॉस पे, डिडक्शन, नेट पे एंड ऑल। ये जो इंफॉर्मेशन है क्या होगा? पेरोल पेमेंट सर आउटपुट हो जाएगा, पेरोल डिडक्शन ऑथराइजेशन फॉर्म इनपुट हो जाएगा। देखिए, ये पूरा एक साथ में पढ़ना है। 4 नंबर क्या होगा वो बताइए। आउटपुट है सर। 4 नंबर आउटपुट होगा। 5 नंबर के बारे में बताइए। 5 नंबर इनपुट है, वो डिडक्शन के लिए आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप डिडक्ट कर लें फॉर लोन और एनी अदर थिंग्स। अच्छा, टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स फॉर्म, ये भी इनपुट है। अरे टीडीएस का फॉर्म है भाई, ये इनपुट है। बट पूरे प्रोसेस में आप एक बार फिर से ये पढ़े 2 नंबर वाले लाइन पॉइंट को। आउटपुट एम्प्लॉइज लिस्टिंग शोइंग करंट एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन अबाउट देम सच एज द होम एड्रेस। तो ये हम रिपोर्ट्स देखेंगे, तो ये रिपोर्ट्स जो हो रहा है ये लिस्ट शो कर रहा है, ये इसलिए आउटपुट में इसको क्लासिफाई किया गया। देखिए, एक लिस्ट शो कर रहा है। देखिए, ये बोल रहा है कि इट इज अ लिस्ट शोइंग द करंट एड्रेस। आपने एज अ इनपुट नहीं यूज किया है, बल्कि ये लिस्ट है, ये रिजल्ट है। और रिजल्ट में बता रहा है कि एम्प्लॉय का एड्रेस और घर यहाँ वहाँ है। तो उन्होंने पहले किसी फॉर्म पे इंफॉर्मेशन को लिया होगा और वो इंफॉर्मेशन से ये रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसीलिए ये आउटपुट है।
ठीक है, चूंकि ये आपसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं ले रहा बल्कि ये रिजल्ट के फॉर्म में दे रहा, इसीलिए ये इसको आउटपुट। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा है, सीधे बोल रहा है कि एचआर एंड पेरोल साइकिल के हिसाब से इनपुट एंड आउटपुट क्लासिफाई करना, दैट्स ऑल। इसका तो क्वेश्चन में possible क्या बोल रहे हैं, इसका पॉसिबल आंसर ये है कि इसको, चूंकि ये हमको बता दिया ना कि एक लिस्ट शो कर रहा है अभी कि ये जगह पे उनका एड्रेस है, तो इट्स लाइक कि वो आउटपुट के फॉर्म में शो कर रहा है। बाकी जो भी चीज आपने इनपुट लिया है वो एक डेटा आपने लिया है, फिर आप उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये 8 के बारे में बोल रहा है, अगेन इज नॉट एन आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो अब इसमें से पढ़ना है और बताना है कि प्रोडक्शन साइकिल का आउटपुट नहीं है। इन्वेंट्री रिकॉन्सिलेशन नहीं, वो तो था, उसमें लिखा हुआ था। देखिए, परचेज ऑर्डर की जो डिस्क्रिपेंसीज है ना, वो प्रोडक्शंस का आइटम नहीं है। यानी परचेज ऑर्डर में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है अमाउंट क्वांटिटी को लेके, तो वो प्रोडक्शन साइकिल का आइटम नहीं है, बल्कि वो परचेज साइकिल का, परचेज एंड एपी के साइकिल का वो आइटम है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में क्या बोलता है, मीडियम साइज कंपनी है जो एक रिटेल ओन करती है एंड इट हैज बीन ऑपरेशन फॉर मेनी इयर्स with each of the vendor it has established the credit limit, identify the correct transaction cycles and type of journal या module that would be used to record the goods order from any of the vendor। इसने ऑर्डर किया जी, 8 का आंसर, 8 का आंसर होगा जी बी। 8 का आंसर बी, क्योंकि ये प्रोडक्शन साइकिल में फॉल नहीं करता। परचेज ऑर्डर की डिस्क्रिपेंसीज वो एपी मॉड्यूल में आता है। ओके ओके ठीक, चलिए ये बताना है कि एक आपने क्या किया है कि आप रिटेल सेक्टर में हो, काफी दिन से बहुत सारे वेंडर के साथ डील करते हो। ये पूछ रहा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन साइकिल या कौन सा टाइप ऑफ जर्नल आप यूज करोगे इफ यू आर ऑर्डरिंग, इफ यू आर रिकॉर्डिंग द गुड्स ऑर्डर्ड। तो सबसे पहले जब आप गुड्स ऑर्डर्ड अगर रिकॉर्ड करना चाहोगे तो गुड्स ऑर्डर पहले आती कौन से साइकिल में है, तो मैं बता दूं, फाइनेंस साइकिल में नहीं आती है, प्रोडक्शन साइकिल में नहीं आती है, आती है परचेज एंड एपी में आती है। ठीक है, अब चेक करना है जी परचेज और एपी में कहाँ पे लिखोगे। तो जनरल जर्नल में नहीं लिखोगे, क्योंकि जनरल जर्नल वो होता है जैसे पेरोल वेरोल होता है। अगर आपके पास कोई एचसीएम मॉड्यूल नहीं है तब आप जेवी मार के रिकॉर्ड करते हो, अदरवाइज वो परचेज जर्नल से आता है, जिसको हम परचेज डे बुक भी बोलते हैं हम लोग के रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि आपको परचेज मॉड्यूल को भी एक बार चेक करना पड़ेगा कैसे उसमें ट्रांजैक्शन का फ्लो होता है। अब बताएं कि बार कोड स्कैनर जो होता है एज अ इनपुट डिवाइस कौन से साइकिल पे, कौन सी ट्रांजैक्शन साइकिल पे आप यूज करते हैं। कौन से साइकिल में यूज करते हैं जी? सर परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर, इनपुट की तरह यूज करना, इनपुट की तरह यूज करना। इनपुट के तौर पे भी यूज होगा और आउटपुट पे भी होता है, दोनों पे नहीं होता। सेल के टाइम पे जब बार कोड का
लेकिन एक्सेप्ट बताना, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में देखें वो जब साइकिल इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो बारकोड एंटर करते हैं। जर्नल लेजर और रिपोर्टिंग के टाइम में यूज नहीं होता, बाकी सब जगह यूज होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन था, ये भी एक्सेप्शन के सवाल है। आउटपुट ऑफ द परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल इज एन AIS इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। AIS के हिसाब से एक बताना है इसमें। परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर में बताना है कि इसके सारे चीज हैं एक को छोड़ के। B sir, cash requirement for cost is not part of मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंटरी इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। और कैश रिक्वायरमेंट कैश रिक्वायरमेंट जब AP आप ये करते हैं ना तो उसमें आ जाता है, क्योंकि आपको कैश कितने देने हैं उसके बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनपुट नहीं है फाइनेंसिंग साइकिल के लिए। कैश बजट। कैश बजट आपको याद होगा हम लोगों ने आउटपुट में रखा था, जी सर। तो ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट में रखा हुआ है। आगे आइए, 13 में क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द HMN पेरोल साइकिल इज ट्रू? B। बी ठीक है। डी भी हो सकता है। डी जी है सर। डी है भाई। टाइम कार्ड में बी क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड मैनुअली, बाकी सब टाइम कार्ड AIS क्या में। है? अरे यार वो रोस्टर नहीं होता भाई, तुमने कब कहाँ से वर्क फ्रॉम होम किया, घर से किया, ऑफिस आके किया, 8 घंटे काम किया, उसी को तो टाइम कार्ड बोलते हैं। लॉग इन लॉग आउट का पंच कार्ड है ना। हाँ एकदम सही पकड़े हैं। चले डेटा के बताएं, इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी बताएं। डी सर, फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। ना, यही है सर। सही है, फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस सही क्रोनोलॉजी है। जी सर। अच्छा हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था फाइल रिकॉर्ड, सॉरी हमने लिखा था फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड लिखा था, फिर फाइल लिखा था। अच्छा सही तो लिखा था यार, मैंने भी तो सही लिखा था, पता नहीं। ये सही है वैसे, डी सही है भाई, करेक्ट आंसर है। 15 का बताना है जी। का तुक्का मारा था, बस समझ नहीं आया। All the following statements are true with respect to the data manipulation language. जहां पे आपने SQL पढ़ा था ना, क्या था? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, DBMS में यूज होता है भाई। वो आप लोग सुनते नहीं है, SQL सर्वर है, ये है, वो है, ये सब टर्म ऑफिस में सुनते होंगे ना। डेटाबेस है। हाँ तो ये बोलना है कि ये एक्सेप्शन मान रहा है, सब ट्रू है एक को छोड़ के।
पहले बोल रहा है DML is used by the TPS transaction processing program to update the database. सही है. The basic command used in the data are insert, update and delete. ये भी सही है. Data manipulation is used to maintain the database. ये भी सही है. Data manipulation वो हम इसमें भी था, वो life of the data के अंदर में भी था. दूसरा या तीसरा लाइन है. User need to know the DML in order to update the data. ये सॉफ्टवेयर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको चाहिए या प्रोग्रामर को चाहिए, यूजर को जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यूजर को जानने की जरूरत नहीं है. यूजर डोंट रिक्वायर टू नो दिस लैंग्वेज. नहीं तो फिर साइंस का हम लोग को जाके फिर से बीएससी में एडमिशन कराना पड़ेगा. ये लेवल का क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, तो आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, आप आंसर नहीं कर पाओगे. आज मैं कसम खा के आया हूं कि आज कोई पैम्परिंग नहीं, सही को सही बोलूंगा. ठीक है भाई. तो अभी ये 25 सवाल आप लोग के सामने से होके गुजरा है. अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो और ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप लोग के साथ, आप लोग को कम से कम आने वाले हफ्ते में आपके कमांड में ये सारी चीजें हो. ठीक है जी. तो अगर आप करेंगे तो बेहतर, नहीं करेंगे तो और बेहतर.